जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी बाय हिमांशु पर। तो आज की इस नई वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग की, जो आपकी एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2026 के रहने वाली है। आप सब लोगों को पता होगा कि एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम आपको 50 से 60 दिन में देखने को मिल जाएगा। और हम अभी रीजनिंग की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि हम ट्राई करेंगे कि 40 से 50 क्लास में हम कंप्लीट कर दें। अगर ये जल्दी कंप्लीट होती है तो हम बचे हुए कुछ दिनों में प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे, ताकि हमारा जो 20 नंबर का एग्ज़ाम आता है उसमें से हम ट्राई करें कि 19.5 से लेकर के 20 नंबर कंप्लीट अपने ही आए। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो रहेगा डाइस। आप सब लोगों ने जैसे लूडो खेला तो उसमें एक डाइस देखा होगा जिसपे 1 से 6 तक नंबर बने हुए होते हैं। तो उसी के बारे में हम अब कुछ डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे कि ए डाइस हैज़ ए टोटल 6 फेसेस। मतलब एक पासे की कुल 6 सतह होती हैं। आपने जैसे एक पासा देखा हो जिसमें कुल 6 सतह होती है। जैसे आप एक अपने रूम के ही एग्जांपल से ले लो कि जैसे आपकी एक छत हो गई, एक सतह, एक फर्श हो गई, 2 सतह, एक आपके सामने जो आप दीवार देख रहे हो वो 3 सतह, एक आपके पीछे की दीवार हो गई वो आपकी चौथी सतह होगी, एक आपके लेफ्ट और राइट साइड, टोटल होगी 6 सतह। तो ऐसे ही आपने एक जो पासा होता है उसमें 6 सतह होती हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, अप डाउन, फ्रंट बैक, राइट लेफ्ट। आप समझ गए होगे इस चीज़ को अपने एक रूम के एग्जाम्पल के थ्रू कि एक डाइस कैसा होता है। बट जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट बात होती है कि लेकिन परीक्षा में हमारे पास केवल 3 सतह ही दिखाई जाती है। जो हमारा एग्ज़ाम आता है उसमें हमें सिर्फ 3 सतह ही दिखाई जाती है, हमें पूरा नहीं दिखाया जाता। अब जैसे उसने आपको 3 सतह दिखा दी, अब उस 3 सतह में वो क्वेश्चन करेगा कि 5 के पीछे क्या है, 3 के पीछे क्या आएगा, 2 के पीछे क्या है। ऐसे वो आपसे अपोजिट क्वेश्चंस पूछेगा। तो सर वो क्वेश्चन तो पूछेगा, ये बात सही है, क्या डाइस के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं क्या? तो भाई इसके कुछ 3 या 4 मैन होते हैं जिसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट ही रूल पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि किसी भी एक सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है, जबकि बची हुई चारों सतह उसके निकटवर्ती होती हैं। अभी जैसे हमने एक रूम के एग्जाम्पल के थ्रू समझा था, एक बार आप फिर से अपने ही रूम के एग्जाम्पल के थ्रू ये टॉपिक समझो कि आपकी जैसे छत है, छत के अपोजिट क्या आ गई, आपकी फरस आ गई, और जो आपकी जो है चार दीवार है वो आपकी छत के साथ कनेक्ट है, मतलब उसकी निकटवर्ती हो गई। अब भी जैसे फरस है उसके अपोजिट क्या आ गई, छत आ गई, दीवार आपके जैसे सामने की दीवार है, इसके अपोजिट क्या है, आपके पीछे की दीवार, इसके साथ कनेक्ट किया है आपकी लेफ्ट साइड की दीवार, छत, और ऐसे फरस आपकी। इसमें एक ही चीज़ है कि एक अपोजिट सरफेस होता है और बाकी की जो 4 सरफेस होते हैं वो उसके निकटवर्ती होते हैं। पासे में कोई भी दो विपरीत सतह न तो एक साथ दिखाई देती है न ही एक साथ छिपती है। अभी इस चीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपको मैं समझाऊं कि जैसे आप छत देख रहे हो, आपकी आप छत देखते टाइम क्या आप फर्श देख सकते हो? आप नहीं देख सकते। अगर आपने फर्श देखा होगा तो आप ऊपर का नहीं देख सकते, मतलब आप एक टाइम पे एक पासे की एक ही सतह देख सकते हो, उसके अपोजिट सतह नहीं देख सकते। पासे में कोई भी अंक यदि 6 सतहों से अधिकतम एक सतह पर भी आता है, अर्थात कोई भी यदि दूसरी सतह पर दोहराया नहीं जाता है, तो भाई इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपको पता है कि पासे में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 नंबर होते हैं, या फिर आप कुछ भी ले सकते हो, ABCDEF। जो सतह पर एक चीज़ आ गई ना वो दूसरी सतह पर रिपीट कभी नहीं की जाती पासे के अंदर। भाई इस पॉइंट को आप ज़्यादा इग्नोर करो, बिल्कुल जितना हो उसकी इग्नोर करो, क्योंकि यार ये बहुत नॉर्मल रूल होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि सर पासे के कितने प्रकार होते हैं, तो भाई पासे के भी 2 प्रकार होते हैं। आप जो लूडो खेलते हो ना, ये भी 2 प्रकार का होता है। साधारण पासा बोल सकते हो, सामान्य पासा बोल सकते हो, गैर मानक पासा भी बोल सकते हो, या फिर मानक पासा। तो इसको तो याद रखने की एक चीज़ देखना भी, यहाँ पे गैर मानक और मानक है, इसमें सर डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गैर मानक पासा क्या होते हैं। ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है साधारण पासा कहलाता है। तो भाई जैसे आपको पता है कि पासे के ऊपर नंबर बने होते हैं 1 से 6 तक, तो उसकी जो निकटवर्ती, जैसे अभी मैंने समझाया आपकी छत के साथ चार दीवार कनेक्ट हो निकटवर्ती होती है, तो उनका योग अगर 7 है, तो जैसे इस इमेज में देखो एक चीज़ यहाँ पे नोट करो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, यहाँ पे है 3, 4 और 3 मिलके क्या बनते हैं 7,
और यहाँ पे 7 आ गया तो मतलब ये है गैर मानक पासा, क्योंकि भाई यहाँ पे 7 आंसर आ रहा अपना। जैसे इसका ही हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा 2 5 1, 2 और 5 मिलके क्या बनाते हैं 7, मतलब ये एक गैर मानक पासा है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 2 1 6, 1 और 6 मिलके क्या हो गए 7, तो ये भी हो गया एक गैर मानक पासा। तो सर गैर मानक तो हम समझ गए, उनका योग अगर 7 है निकटवर्ती का, तो मानक पासा क्या होता है। तो मानक पासे की अगर हम बात करें, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम। हाँ, मानक पासा क्या होता है, ऐसा पासा जिनकी किन्हीं दो निकटवर्ती का योग 7 न होकर, मतलब इसमें ये है कि जो इनकी निकटवर्ती होती है इनका योग 7 नहीं होता कभी भी, मानक पासा कहलाता है। लेकिन मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जो आपका मानक पासा होता है ना, इसमें अपोजिट साइड का योग 7 होता है। सपोज जैसे कि आपकी सामने की दीवार है और आपके पीछे की दीवार है, इन दोनों का योग जोड़ें तो 7 होना चाहिए। ऐसे ही सपोज दैट आपके सामने की दीवार पे 6 लिखा है और पीछे की दीवार पे मैंने 1 लिख दिया, दोनों का ऐड करोगे तो हो गया वो 7। वो निकटवर्तीय पे है, नहीं माना जाता। अगर निकटवर्ती पे है तो वो साधारण पासा होता है, मतलब गैर मानक। अगर वो अपोजिट साइड है तो वो होता है मानक। तो जैसे हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं इसका। अभी आप जैसे एक चीज़ समझो, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 4 और 5, क्या यहाँ पे किसी का भी ऐड 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। इसका मतलब होता है ये एक मानक पासा है। यहाँ पे अगर 7 नहीं हुआ तो ये हो गया मानक पासा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं इसी चीज़ का। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए 2 6 4, क्या यहाँ पे किसी का ऐड 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मानक पासा है। आप मानक पासे में एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1 के अपोजिट हमेशा 6 आता है, 3 के अपोजिट हमेशा 4 आएगा और 2 के अपोजिट हमेशा 5 आता है। भाई अगर आपको कभी भी एग्ज़ाम में मानक पासा दिख जाए ना, तो ये सीक्वेंस याद रखो। अगर आपसे वो 1 का पूछ ले तो 6 आएगा, 6 का पूछ ले तो 1 आएगा, 3 का पूछ ले तो आपको 4 आंसर करना, और 4 का पूछ ले तो 3 आंसर करना, 2 का पूछे तो 5 और 5 का पूछे तो 2। भाई मानक पासे का सिर्फ एक ही रूल होता है, साधारण पासे के फिर भी ज़्यादा रूल होते हैं, बस इसका तो एक ही रूल होता है भाई ये। चलो आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब मेरे क्वेश्चन का आप आंसर दो कि चलो यहाँ पे तो आपके पास नंबर था, आपने ये चीज़ पहचान ली। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ सपोज दैट ए बी और सी। अब बताओ कि ये मानक है गैर मानक है। अब इस क्वेश्चन का आप क्या करोगे। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज़ आई होगी, सर जैसे कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे और सी 3 नंबर पे आता है। चलो ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, और आप कहोगे सर यहाँ पे कहीं पे भी ऐड 7 नहीं हुआ, तो मतलब ये एक मानक पासा हो गया। अब आप एक चीज़ का आंसर और दो मुझे। ये तो चलो अल्फ़ाबेट थे, आपने कर लिया। अब अगर सपोज दैट मैं यहाँ पे कर दूँ 0 हैज़ स्टार, अब बताओ कहाँ से आप इसमें नंबरिंग दोगे। अब नंबर कहाँ से लेके आओगे आप, यहाँ पे आप नंबर नहीं दे सकते। तो इस चीज़ को आप एक याद रखना, कहीं पर भी आपको सपोज दैट सर्ती का योग अगर 7 हो रहा है तो भाई वो गैर मानक है। अल्फ़ाबेट मिल जाए ए से जेड तक कोई भी, तो भी भाई वो एक गैर मानक में आता है। और जो भी आपका ये होता है ना स्टार डैश, ये भी गैर मानक में आते हैं। मतलब जो आपका नॉर्मल होता है ना, जो आपका पासा, वो एक नॉर्मल पासा है, मतलब साधारण पासा। इसमें जैसे कलर वगैरह पूछ लेता है काफ़ी बार, रेड ग्रीन येलो, तो वो भी आपका जो है गैर मानक में ही आता है। अभी आपने जैसे मैंने एक लाइन बोली थी कि मानक पासा का सिर्फ एक ही रूल होता है कि 1 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 2 के अपोजिट 5, और साधारण पासे के रूल होते हैं। तो अब हम एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाई करेंगे कि जो साधारण पासा है उसको हल करने का तरीका। अब यहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि जो हमारा साधारण पास है इसको हल करने के नियम। तो हमारा जो फर्स्ट नियम होता है वो होता है निकटवर्ती का नियम। निकटवर्ती आप समझ गए कि अपोजिट को छोड़ के जो 4 सरफेस कनेक्ट होते हैं वो निकटवर्ती होते हैं। घूर्णन का नियम और उभयनिष्ठ का नियम। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर पासे का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इन जो 3 रूल हैं इनके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को 100% बिल्कुल सही करके आओगे।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकटवर्ती नियम क्या कहता है। तो भाई निकटवर्ती नियम में लिखा है यदि पासे की दो स्थितियों में कोई भी एक अंक समान है जबकि समान अंक के ही विपरीत पूछा जाता है तो वह अंक प्रश्न का उत्तर होगा जो दोनों स्थितियों में गायब है। तो इस चीज़ पे आप एक बार गौर करो। सपोज दैट यहाँ पे दो पासे हैं और दोनों पासों पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3, 4, 5, फिर मैंने यहाँ लिखा सपोज दैट 2, 5 और 6। अभी इसमें लिखा है कि वह अंक इसका आंसर होगा जो दोनों स्थितियों में गायब है। तो भाई आपको पता है कि एक पासे पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये नंबर होते हैं। तो यहाँ पे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी हो गया, बट आया क्या नहीं 1। तो यहाँ पे क्या लिखा जो दोनों स्थितियों में गायब है, एक दोनों स्थितियों में नहीं है। तो भाई इसका सही आंसर होगा 1। सपोज दैट यहाँ पे पूछ ले आपसे 5 के विपरीत क्या है, 1। ओके, जैसे एक बार एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम इसी चीज़ का कि इसको तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया, जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, 1, 2 और क्या हो रहा है 3। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, 3 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है, जबकि दोनों स्थितियों में एक अंक गायब है। इस बार गायब क्या है, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 5 भी, लेकिन इस बार 6 नहीं आया। तो भाई इसका आंसर आएगा 6। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं अब इस चीज़ का कि भाई घूर्णन का नियम ये क्या कहलाता है। यदि पासे की किन्हीं दो स्थितियों में एक अंक समान है जबकि किसी भी अंक के विपरीत पूछा जाता है तो समान अंक से प्रारंभ करके पासे को घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है। तो भाई इस रूल को मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिखा 3, 4 और 5, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ कि 3, 2 और 6, अभी जैसे उस रूल के अकॉर्डिंग आप पता कर चुके हो कि भाई इसमें एक नहीं आया तो एक ही इसका आंसर होगा। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई 3 से विपरीत क्या आएगा और घूर्णन के नियम के थ्रू कैसे निकालोगे। तो यार आपको पता है कि जो घड़ी की सुई है वो कैसे चलती है, वो ऐसे ही तो एक राउंड पूरा करती है अपना। तो सपोज़ ऐसे ही हम चलेंगे अब दोनों स्थितियों में ही। सबसे पहले जैसे हमने लिखा 3, फिर क्या आ रहा है 3 के बाद 4, फिर 4 के बाद क्या आ गया 5। अब यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे आ गया, रिपीट हो गया 3, 3 के बाद क्या आ गया 2, इसके बाद क्या आ गया 6। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, जो 5 है ना इसके विपरीत आएगा 6, 4 के विपरीत आ गया 2, बच के आ गया 3, और 3 के विपरीत आएगा 1 क्योंकि एक ही यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ। तो भाई कुछ भी हो, आप वो रूल भी कर सकते हो, आप ये रूल भी कर सकते हो। और इन सबसे इजी रूल बताऊँ आपको क्या है, वो वेनिस्ट का नियम। इसको मैं एक डायरेक्ट थ्योरी के थ्रू समझाता हूँ आपको, जहाँ पे दो अंक समान, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 4, 3 और 1, यहाँ पे जैसे मैं लिखा 4, 3 और 2। अब मैं आपसे ये पूछ लूँ कि भाई जो अपना 2 है, 2 के अपोजिट क्या आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, यहाँ पे भी 2 अंक समान है और यहाँ पे भी 2 अंक समान है। अभी तक हम सिर्फ एक अंक समान पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे 2 आ गए, तो दोनों का क्या किया जाए। तो भाई दोनों में एक चीज़ याद रखना, जहाँ पर भी 2 अंक समान मिल जाए तो जो इनके दोनों डाइस में जो 2 अंक बच गए ना ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक के अपोजिट आएगा 2, क्योंकि भाई यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही अंक दिख रहे हैं, 5 और 6 नहीं दिख रहे, तो हम इसका क्या ही आंसर दे सकते हैं भाई 5 है 6 है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, आप यहाँ पे एक भी दिख रहा है और 2 भी, तो यही इसका आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं इसी का हम, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज दैट 1, 4, 3, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, 4 और 5। अभी यहाँ पे समान क्या है 1 और 4, यहाँ पे समान क्या है 1 और 4, बच क्या गया 3 और 5। तो 3 का अपोजिट क्या आएगा 5, यहाँ अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछ ले तो वो आएगा 3। तो भाई यही एक 2-3 रूल होते हैं इस चीज़ के।
बाकी जैसे हम धीरे धीरे इसके प्रैक्टिस सेट्स भी करेंगे और 2-3 क्लास में, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा इस चीज़ के बारे में। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर देना।